हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इजराइल हमास के बीच बढ़ते दबाव के बाद इजराइल ने हमला रोकने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों सीज फायर का ऐलान कर दिया है। पैलेस्टीन के साथ सीज फायर पर सहमति बन गई है दोस्तों, और जिसके बाद दुनिया ने ली है राहत की सांस। लेकिन दोस्तों ये युद्ध यहीं पर खत्म नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर इसके बाद आ रही है दोस्तों, जहां आपको हम बताएंगे कि गाजा में युद्ध विराम को फिलिस्तीन बता रहे हैं अपनी जीत, जिसके बाद इजराइल ने दे दी है हमास को बड़ी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, क्या चेतावनी दी है वो भी आपको बताएंगे दोस्तों। और ईरानी कमांडर ने हमास की पीठ थपथपाई है दोस्तों, और ईरानी नेताओं ने कहा है हमास से कि इजराइल को तोड़ दिया गया, जिसके बाद इजराइल भड़क उठा दोस्तों और ले ली है ये बड़ी एक्शन। क्या एक्शन लिया गया दोस्तों इजराइल की तरफ से, बताएंगे आपको आगे की खबर में। उससे आगे बताएंगे जहां पर हमास ने महीनों तक मिसाइल बरसाने की धमकी दी है, लेकिन इजराइल के पीएम की तरफ से सीज फायर के ऐलान के बाद अपने ही घर में घिर गए बेंजामिन नेतन्याहू। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ इससे भी जुड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों। उससे आगे बताएंगे जहां पर इजराइल की तरफ से यह युद्ध विराम की शर्तें स्पष्ट नहीं की गई है दोस्तों, बताएंगे उस शर्त में और उनकी पॉलिसी क्या है दोस्तों। उससे आगे बताएंगे जहां पर इजराइल को लेकर मोदी सरकार की नीति में बड़ा बदलाव किया गया है दोस्तों। क्या है वो बदलाव, इससे भी आपको अवगत कराएंगे। साथ ही भारत को मिलने वाला है ये हवा में मार करने वाला, दुश्मनों को ढेर कर देने वाला मिसाइल। जी हाँ दोस्तों, किस मिसाइल की हम बात कर रहे हैं इससे भी अवगत कराएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर अड़ियल चीन ने फिर दोहराया है अपना राग, हमारी मर्जी से ही चुना जाएगा दलाई लामा का उत्तराधिकारी। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे अब किस मुद्दे पर चाइना खड़ा हो उठा है। साथ ही इजराइल के खिलाफ चीन को रोका, लेकिन अब फ्रांस को भी झटका देगा अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, किस मुद्दे पर अमेरिका देगा फ्रांस को झटका वो भी बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर ब्लैक फंगस पर भारतीय सरकार का बड़ा एक्शन, बड़ी खबर दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज है, ये भी बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर भारत के इन राज्यों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है दोस्तों, कौन कौन से राज्यों में बढ़ाया गया है की भी खबर देंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां किसान संगठनों की प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर बड़ी खबर है दोस्तों, तो जानने के लिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा है, और इस कोरोना काल में डॉक्टर ही भारतीय लोगों के लिए भगवान स्वरूप है, तो इस वीडियो को फटाफट से भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां बढ़ते दबाव के बीच इजराइल ने रोके हमले, पैलेस्टीन के साथ सीज फायर पर बन गई है सहमति, जिसके बाद दुनिया ने ली है राहत की सांस। आपको बता दें दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच आखिरकार संघर्ष विराम पर सहमति बन गई है दोस्तों। करीब 11 दिनों तक दोनों देशों में चले खूनी खेल के बाद सीज फायर की घोषणा पूरी दुनिया के लिए राहत की बात है दोस्तों, क्योंकि इस लड़ाई के विश्व युद्ध में बदलने की आशंका लगातार तेज होती जा रही थी दोस्तों। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सुरक्षा मंत्री मंडल ने गाजा पट्टी में 11 दिनों के सैन्य अभियान को रोकने के लिए संघर्ष विराम को मंजूरी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हमास के एक अधिकारी ने भी सीज फायर की बड़ी पुष्टि की है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सीज फायर के बाद की जो बड़ी खबर आ रही है, जहां गाजा में युद्ध विराम को फिलिस्तीनी अपनी जीत बता रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, इजराइल ने इसको लेकर दे दी है हमास को बड़ी चेतावनी। आपको बता दें इजराइल की घोषणा के साथ गाजा में युद्ध विराम के प्रभाव में आने के बाद शुक्रवार को हजारों फिलिस्तीनियों ने जश्न मनाया है दोस्तों। उनमें से अनेक ने कहा है कि युद्ध महंगा साबित हुआ, लेकिन ये इस्लामी उग्रवादी समूह हमास की स्पष्ट जीत है। तो वहीं इजराइल ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि आगे कोई और शत्रुतापूर्ण कार्यवाही की गई तो वो नए सिरे से पूरी ताकत से जवाब देगा। 11 दिन चले युद्ध में 200 से अधिक लोग मारे गए हैं दोस्तों, जिनमें अधिकतर फिलिस्तीनी मारे गए हैं। युद्ध में हमास शासित गाजा पट्टी में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है दोस्तों, जो पहले से ही एक खस्ता हाल क्षेत्र है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को तल्ख शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि आगे कोई और हमला किया गया तो उसका
नए सिरे से और साथ में पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि हमास ये सोचता हो कि हम रॉकेट हमलों को बर्दाश्त कर लेंगे तो वो पूरी तरह गलत है। यदि आगे कोई और हमला किया गया तो उसका नए सिरे से पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों इसी से जुड़ी अगली खबर की बात करें जहां ईरानी कमांडर ने हमास की पीठ थपथपाई है दोस्तों और कहा है कि इजराइल की कमर तोड़ दी गई। जी हां दोस्तों, ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी ने इजराइल पर हमला करने को लेकर फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास की तारीफ की है। दोस्तों यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद में संघर्ष होने के बाद से हमास लगातार इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है, जिसे ईरान के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी ने सराहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सेंट्रल तेहरान में फिलिस्तीनियों के पक्ष में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए जनरल हुसैन सलामी ने इजराइल पर निशाना साधा है और हमास की तारीफ की है। जनरल हुसैन सलामी ने कहा है कि आज हम फिलिस्तीन के एक नए जन्म को देख रहे हैं। हमास मिसाइलों से लड़ रहा है। हमास के रॉकेट हमलों की जवाबी कार्यवाही में इजराइल भी हवाई हमले कर रहा है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि एक नया इजराइल भी उभरा है जो टूटा हुआ है, निराश है, जिसने खुद पर भरोसा खो दिया है। जनरल हुसैन सलामी के हवाले से एसोसिएटेड प्रेस ने बताया है कि इजराइल और कमजोर हुआ है जबकि फिलिस्तीन उतना ही मजबूत और ताकतवर बनकर उभरा है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी ईरान के इस जनरल हुसैन सलामी को जवाब देना चाहेंगे दोस्तों तो आप भी कमेंट सेक्शन में इजराइल ना कभी कमजोर था ना कभी कमजोर होगा ये बात जरूर लिखिएगा दोस्तों। कितने भाई और बहनों को लगता है कि इजराइल अगर चुप बैठा है, शांत हुआ है तो सिर्फ अमेरिका के कहने पर और अन्य देश जैसे भारत जैसे देशों के रिक्वेस्ट करने पर ही इजराइल जाकर शांत हुआ है दोस्तों। लेकिन ऐसे में हमास यानी फिलिस्तीनियों को लगता है कि इजराइल की कमर टूट गई है, इजराइल हार मान गया है। आप ऐसे में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। चलते अगली बड़ी खबर की ओर, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में। कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक और खबर की बात करें तो हमास ने महीनों तक मिसाइलें बरसाने की दी थी धमकी, लेकिन इजराइल की तरफ से सीज फायर कर अपने ही घर में गिर गए बेंजामिन नेतन्याहू। जी हां दोस्तों, इजराइल और फलस्तीन में संघर्ष विराम के बीच हमास ने चेतावनी दी है। हमास ने कहा है कि उसके पास मिसाइलों का भंडार है और वो आने वाले कई महीनों तक इजराइल पर भीषण हमले कर सकता है। गाजा की लड़ाई धीरे धीरे शांत होने और संघर्ष विराम के साथ ही हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को एक साक्षात्कार में यह गंभीर चेतावनी दी है। तो उधर हमास के साथ समझौता करके इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरह से अपने ही घर में गिर गए। जी हाँ दोस्तों, हमास अधिकारी ओसामा हमदान ने कहा है कि फलस्तीनी चरमपंथी समूह के पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है और अगर वो चाहे तो इजराइल पर कई महीनों तक मिसाइलें बरसा सकता है, दागना जारी रख सकता है। ओसामा हमदान ने हमास चरमपंथियों के साथ 11 दिन से जारी निर्मम युद्ध में संघर्ष विराम की इजराइल की घोषणा से कुछ घंटे पहले ये बात कही है। गुरुवार देर रात की घोषणा में बताया गया है कि मिस्र के एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इसी बीच हमास से समझौता करके इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरह से गिर गए। दोस्तों नेतन्याहू के कुछ राजनीतिक सहयोगी नाराज हो गए। इन सहयोगियों ने अब नेतन्याहू को चेतावनी भी दी है। दोस्तों न्यू होप के नेता गिडियोन सार ने सरकार की कड़ी आलोचना की है। सार ने कहा है कि इस युद्ध विराम से इजराइल के संकल्प पर बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस युद्ध विराम को लागू करना हमास को मजबूत करने जैसा होगा, इससे इजरायली हितों का नुकसान पहुंचेगा। सार ने कहा कि भविष्य में देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे में कितने भाई बहन है जो ये मानते हैं कि इजराइल को युद्ध विराम या सीज फायर का ऐलान नहीं करना चाहिए था या फिर ऐलान करके सही किया। अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अलग अलग भाई बहनों के अलग अलग विचार अवश्य होंगे, तो आप अपने विचार जरूर रखिएगा दोस्तों। कमेंट सेक्शन में हम पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं क्या सोच रखती है हमारी भारत की जनता, तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें ऐसे में तो इस युद्ध विराम को लेकर बड़ी अटकलें लगाई जा रही है दोस्तों। आपको बता दें कि युद्ध विराम की शर्त स्पष्ट नहीं है, दोनों पक्षों के अलग अलग बयान आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 11 दिन तक फिलिस्तीनी इलाकों पर हमले जारी रखने के बाद आखिरकार इजराइल युद्ध विराम पर जारी हुआ, जो हमने आपको पहले बताया। फिलिस्तीनी गुट हमास ने भी अब कोई आक्रामक कार्यवाही न करने का वादा किया है, लेकिन युद्ध विराम किन शर्तों पर
वॉर हुआ, इसको लेकर दोनों पक्षों ने अलग अलग ब्यौरे दिए हैं दोस्तों। इजराइल के प्रधानमंत्री के कार्यालय ने कहा है कि ये एक दो तरफा और बिना शर्त वाला युद्ध विराम है। ऐसे में दोस्तों आपको हम बता दें कि ये युद्ध विराम बिना शर्त का है, यानी कि अगर हमास की तरफ से छोटी सी भी घटना होती है दोस्तों, छोटा सा भी कोई आक्रमण होता है, तो इजराइल उस शर्त को भूलकर हमास को मिटाने की कोशिश अवश्य करेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस युद्ध विराम को अगर आप भी मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बिना शर्तों का ही ठीक है, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्त। चलते अगली बड़ी खबर की दोस्तों, जहां पर इजराइल को लेकर मोदी सरकार की नीति में क्या हुआ है बड़ा बदलाव, बता दें। इजराइल और फिलिस्तीन में संघर्ष विराम हो चुका है, लेकिन इससे पहले दोनों पक्षों में शांति बहाली के लिए गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक बुलाई गई। इसमें कई देशों ने हिस्सा लिया है दोस्तों। बैठक में भारत ने भी मध्य पूर्व में हिंसा खत्म करने और शांति बहाल किए जाने की वकालत की है। भारत हमेशा से फिलिस्तीन के लिए एक अलग राष्ट्र और पूर्वी यरूशलेम को उसकी राजधानी बनाए जाने का पक्षधर रहा है, मगर भारत ने इस बार इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मसले को सुलझाने के लिए दो राष्ट्र समाधान का जिक्र नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बातचीत बहाल करने लायक माहौल तैयार करने के लिए हर मुमकिन प्रयास किया जाना चाहिए। भारत ने जोर देकर कहा है कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए सार्थक वार्ता का दौर लंबा चल सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दे दी है धमकी, कहा दुश्मनों ने अगर काटा तो तोड़ देंगे दांत। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ चल रहे तनाव के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने दुश्मनों को जोरदार धमकी दी है दोस्तों। पुतिन ने विरोधी राष्ट्रों पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनका देश रूसी क्षेत्र के कुछ हिस्सों को हड़पने की कोशिश करने वालों को नॉकआउट कर उनका दांत तोड़ देगा। माना यह जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी क्षेत्र के कुछ हिस्सों को हड़पने की कोशिश करने वाले देशों को अप्रत्यक्ष रूप से यह धमकी दी है। जी हाँ दोस्तों, डीपीएस ने इंटरफैक्स समाचार एजेंसी का हवाला देते हुए ये बयान दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या रूस देश का गुस्सा होना लाजमी है दोस्तों? जिस प्रकार से अगर कोई भारत के क्षेत्र को कब्जाने की कोशिश करे तो भारत का गुस्सा होना लाजमी है। ऐसे में अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो अक्टूबर से दिसंबर तक रूस से भारत को मिलेगा S-400 मिसाइल सिस्टम, हवा में ही दुश्मनों को कर देगा ढेर। जी हाँ दोस्तों, रूस के सरकारी हथियार निर्यातक रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के एक शीर्ष अधिकारी ने गुरुवार को बताया है कि भारत को सतह से हवा में मार करने वाली अत्याधुनिक S-400 मिसाइल प्रणाली की पहली खेप रूस से इस साल अक्टूबर दिसंबर में मिल जाएगी। रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के सीईओ अलेक्जेंडर मिखेव ने कहा है कि हर चीज समय के अनुसार चल रही है। S-400 सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की रूस की सबसे उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली है। ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली 400 किलोमीटर की दूरी से शत्रु विमानों, मिसाइलों और यहां तक कि ड्रोन को भी नष्ट कर सकती है। दोस्तों, एजेंसी ने बताया है कि भारतीय विशेषज्ञ रूस पहुंच गए हैं और उन्होंने जनवरी 2021 में S-400 संबंधी प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। ऐसे में दोस्तों आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार ने भारत की सुरक्षा को लेकर काफी ज्यादा काम किया है दोस्तों? तो आप भी कमेंट सेक्शन में थैंक यू रशिया फॉर S-400 मिसाइल जरूर लिखिएगा दोस्तों, और वेलकम S-400 टू इंडिया ये भी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते एक और खबर की तरफ, जहां पर अड़ियल चीन ने फिर दोहराया अपना राग, कहा हमारी मर्जी से ही चुना जाएगा दलाई लामा का उत्तराधिकारी। जी हाँ दोस्तों, चीन ने शुक्रवार को एक बार फिर से ये कहा है कि 14वें दलाई लामा का उत्तराधिकारी वही चुनेगा। चीन ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर दलाई लामा खुद या उनके अनुयायी उत्तराधिकारी चुनते हैं तो बीजिंग उन्हें मान्यता नहीं देगा। चीन की सरकार ने श्वेत पत्र जारी करके ये दावा किया है कि दलाई लामा का पुनः जन्म और अन्य जीवित बौद्धों को चिंग राजवंश के समय से ही उसकी केंद्र सरकार मंजूरी देती आई है। चीन की ओर से जारी सरकारी दस्तावेज में इस पर भी जोर दिया गया है कि तिब्बत प्राचीन समय से ही उसका अविभाज्य अंग रहा है। दस्तावेज में आगे लिखा है कि साल 1793 में से गोरखा घुसपैठियों को खदेड़े जाने के बाद चिंग सरकार ने तिब्बत में व्यवस्था बहाल की है और तिब्बत में बेहतर शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए शाही रूप से स्वीकृति अध्यादेश जारी किया है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि तिब्बत पर चाइना को जवाब
मिलना चाहिए भारत और अमेरिका जैसे देशों से। तो कमेंट सेक्शन में तिब्बत का उत्तराधिकारी चाइना से नहीं होना चाहिए, ये बात जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की ओर चले तो इजराइल के खिलाफ चीन को रोका, अब फ्रांस को भी झटका देगा अमेरिका। बता दें इजराइल का सहयोगी अमेरिका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी में चीन के बाद अब फ्रांस को झटका देने की है तैयारी। अमेरिका ने कहा है कि वो सिक्योरिटी काउंसिल में फ्रांस के उस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेगा जिसमें इजराइल और फिलिस्तीनियों में सीज फायर की वकालत की गई है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, आपको बता दें असल में संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत ने बताया है कि फ्रांस इजराइल और फिलिस्तीनी चरमपंथियों के बीच सीज फायर के लिए सिक्योरिटी काउंसिल से प्रस्ताव पारित करने का आग्रह कर रहा है। सिक्योरिटी काउंसिल के मौजूदा अध्यक्ष झांग जून के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस के राजदूत निकोलस डे रिवियर ने इस मुद्दे पर विचार विमर्श के तीसरे दौर में परिषद को सूचित किया है कि उनकी तरफ से एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमेरिका का फ्रांस को झटका देना कितने स्तर पर आप सही मानते हैं दोस्तों, कमेंट में राय अवश्य दीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और खबर की बात करें तो नेपाल से बड़ी खबर, जहां ओली को दोबारा बहुमत साबित करने से इनकार, देउवा के नेतृत्व में विपक्ष करेगी नई सरकार का दावा। बता दें नेपाल के विपक्षी दलों ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के नेतृत्व में नई सरकार बनाने का दावा पेश करने का फैसला किया गया है दोस्तों। इसके बाद इस देश में चल रहे राजनीतिक संकट में नया मोड़ आ गया है दोस्तों। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने राजनीतिक दलों को नई सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए शुक्रवार शाम 5 बजे तक का समय दिया था। विपक्षी दलों का फैसला तब आया है जब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संसद में अपनी सरकार का बहुमत साबित करने के लिए एक और बार शक्ति परीक्षण से गुजरने में अनिच्छा व्यक्त कर चुके हैं। अगली खबर की बात करें तो पैलेस्टीन के समर्थन में कुछ ज्यादा ही बोल गए शाह महमूद कुरैशी, एंकर ने ऐसे ठिकाने लगाई इनकी अक्ल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पाकिस्तान के बड़ बोले विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को फलस्तीन के समर्थन में मीडिया पर सवाल उठाना काफी भारी पड़ गया दोस्तों। सीएनएन की एक एंकर के बाद एक ऐसे सवाल दागे गए कि कुरैशी की बोलती ही बंद हो गई दोस्तों। दरअसल कुरैशी ये साबित करना चाह रहे थे कि मीडिया इजराइल के खिलाफ कुछ कहने से बचता है, वो कभी खुलकर इजराइल की गलतियों को सामने नहीं लाता। बस यही बात एंकर को नागवार गुजरी और फिर जो हुआ वो सोशल मीडिया पर वायरल होता नजर आ रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर बोलते हुए पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इजराइल हार रहा है, अपने संबंधों के बाद भी वो मीडिया युद्ध में हार रहा है। इस पर कुरैशी को बीच में ही रोकते हुए सीएनएन की एंकर बियाना गोलोद्रीगा ने पूछा कि आप किस तरह के संबंध की बात कर रहे हैं। जवाब में कुरैशी हंसे और बिना किसी ठोस सबूत के मीडिया के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया दोस्तों। बियाना के सवाल पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा कि इजरायली बहुत प्रभावशाली है और वे मीडिया को नियंत्रित कर रहा है, हालांकि इसके बावजूद इजराइल मीडिया युद्ध में हार रहा है। आपको बता दें एंकर बियाना ने पहले शाह महमूद कुरैशी की सफाई की, बखिया उधेड़ी, फिर चीन के मुद्दे पर जमकर घेरा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा लोगों की धारणा है लेकिन आप जैसे प्रभावशाली व्यक्ति को ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। इसके बाद कुरैशी फिलिस्तीन में हुई मौतों का हवाला देकर बात पलटने की कोशिश करते रहे। जी हाँ दोस्तों, बड़े ही बुरी तरीके से जिसे कहते हैं घेरना, ऐसा घेरा शाह महमूद कुरैशी को कि अपना मुद्दा ही पलट दिया। ऐसे में दोस्तों थैंक यू बियाना जरूर कह दीजिएगा दोस्तों, आपकी क्या राय होगी ऐसे में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। साथ ही अगली खबर की बात करें तो भारत के लिए बड़ा ही गुड न्यूज, ब्रिटेन में कोविशील्ड ने दी 90% की सुरक्षा। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के कहर के बीच ब्रिटेन से एक सुखद खबर सामने आई है। भारत में बड़े पैमाने पर लगाई जा रही ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की 2 डोज ब्रिटेन में 85 से लेकर 90% प्रभावी साबित हुई है दोस्तों। ऐसे में कितने भाई बहनों ने कोविशील्ड का वैक्सीन लगाया है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें तो ब्लैक फंगस का पहली बार आया ऐसा अनोखा मामला जिसने भी सुना डर गया। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के बाद देश में अगर किसी एक बीमारी की बात सबसे ज्यादा हो रही है तो वो है ब्लैक फंगस। जी हाँ, फंगस का वो रूप जो जानलेवा बन चुका है। इस बीमारी
बीमारी को लेकर लोगों में डर का माहौल है दोस्तों। इस बीच गुजरात के सूरत में ब्लैक फंगस का एक नया मामला सामने आया है, जिसमें फंगस मरीज के दिमाग तक पहुंच गया। ब्लैक फंगस से जुड़ा अपनी तरह का देश में ये पहला मामला सामने आया है दोस्तों। ऐसे में बड़ा ही खतरनाक है ये ब्लैक फंगस, जिसको भी होता है दोस्तों जान लेकर ही छोड़ता है, और अब ये दिमाग तक पहुंच रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक होगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर चले तो डॉक्टरों से बात करते हुए भावुक हुए प्रधानमंत्री मोदी जी। बोले ब्लैक फंगस नई चुनौती, बच्चों को बचाना है बेहद जरूरी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संबोधन में कहा कि मैं काशी का एक सेवक होने के नाते हर एक काशी वासी का धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से हमारे डॉक्टर, नर्सेस और अन्य स्वास्थ्य कर्मी ने जो काम किया है वो सराहनीय है। अंतिम खबर की बात करें तो तूफान ताउते के बाद अब यास के लिए एनडीआरएफ ने कस ली है कमर। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भेज दी है टीम। जी हाँ दोस्तों, देश के पूर्वी तटीय क्षेत्र में 26 से 27 मई के आसपास चक्रवाती तूफान यास दस्तक दे सकता है, और इससे निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ ने पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में अपने दलों की तैनाती शुरू कर दी है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह बड़ी जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अगली खबर की बात करें तो केरला से बड़ी खबर। कोरोना के चलते 30 मई तक केरल में बढ़ा दी गई है पाबंदियां। 3 जिलों से हटाया गया है ट्रिपल लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अंतिम खबर की बात करें तो किसान संगठनों की प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी। कृषि कानूनों पर फिर से बातचीत शुरू करने की मांग की गई है दोस्तों। कोरोना संकट के बीच 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठन दिल्ली के बॉर्डर पर जमे हुए हैं। ऐसे में किसान आंदोलन को स्थगित करने की बात हो रही है दोस्तों, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि यह आंदोलन नहीं रुकेगा। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखकर कृषि कानूनों पर किसानों से फिर बात करने की मांग की। ऐसे में दोस्तों, भारतीय जनता होने के नाते आप लोग इस किसान के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? क्या मोदी जी को किसान के मुद्दे और इनके रिक्वेस्ट माननी चाहिए दोस्तों? क्या इनसे दोबारा बात करने को राजी होना चाहिए सरकार को, हाँ या ना? आपकी जो भी राय होगी कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर तनिक भी यानी थोड़ी भी अच्छी लगी है, इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।